हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास बीकॉम पार्ट 1 के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी। हमने पिछला वीडियो में सॉल्व किया है। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी नंबर और इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए, क्वेश्चन दिया है तैनाली क्लब पटना के रोकर बही से लिए निम्न विवरणों से प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। चलिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट खाता खोलेंगे। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट खोलना है। अब दिया है ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड कैसेट बैंक। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। टू बैलेंस बीडी में लिखेंगे कैश इन हैंड और कैसेट बैंक डेबिट में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव डेबिट में, डोनेशन रिसीव डेबिट में, रिसिप्ट साइड में। इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो पेमेंट करना पड़ता है पेमेंट साइड में। रेंट पेड पे करेंगे पेमेंट में। जर्नल एक्सपेंसेस खर्चा है पेमेंट साइड में। पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये सब खर्च होता है पेमेंट में। स्टेशनरी एक्सपेंसेस खर्च है पेमेंट साइड में। क्लोजिंग कैश इन हैंड तो सबसे लास्ट में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में कैश इन हैंड लिख देंगे। उसके बाद जितना रुपया घट जाएगा बैंक बैलेंस निकल जाएगा। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बनाना है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद नाम दिया हुआ क्लब का तैनाली क्लब, तो लिख देंगे ऑफ तैनाली क्लब। चलिए, अब उसके नीचे डेट लिखना है। तो डेट तो दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए, डेट रहेगा तो लिखना अनिवार्य है, नहीं दिया हुआ तो आप चाहे तो इसको छोड़ दे सकते हैं। चलिए, ये खाता हो गया रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का। इसके डेबिट पक्ष में रिसिप्ट अमाउंट, क्रेडिट में पेमेंट अमाउंट। चलिए, ये डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत करते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी से टू बैलेंस बीडी में साल के शुरू का जो भी बैंक में पैसा होगा, नकद पैसा होगा इस क्लब तैनाली क्लब के पास, उसको लेंगे। तो तैनाली क्लब के पास साल के शुरू में कैश इन हैंड था 100 रुपया, तो लिखेंगे कैश इन हैंड 100 रुपया था। फिर बैंक में इसका पैसा बचा था 500 रुपया, तो कैश एट बैंक 500। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी क्लब के पास कैश में पैसा बचा हुआ था एक ओपनिंग डेट को, इसको टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख दिया। अब जहाँ से पैसा रिसीव्ड होगा, चाहे वो आगत मद हो या पूंजीगत मद हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारा ट्रांजैक्शन हम लोग डेबिट में करेंगे, लेकिन वो अमाउंट रिसीव होना चाहिए और वो अमाउंट रिसीव जो है करंट ईयर में ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ष का क्यों ना हो। तो रिसीव में लिखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव, इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है 3300, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे रिसिप्ट हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट 3300। आगे है डोनेशन रिसिप्ट। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड में डोनेशन रिसिप्ट 260 रुपया। आगे है इन्वेस्टमेंट परचेज। देखो, परचेज अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हैं ना, तो उसका पेमेंट करना होता है, यानी ये पेमेंट साइड में चल जाएगा। लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज 1000 रुपया। अब उसके बाद नेक्स्ट है रेंट पेड मतलब पेमेंट करना है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट पेड 400 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट है जर्नल एक्सपेंसेस, खर्च है तो खर्च का पेमेंट करना होता है, यानी ये पेमेंट में जाएगा। जर्नल एक्सपेंसेस 210 रुपया। फिर पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये पोस्टेज एंड स्टेशनरी ये खर्च होता है। पोस्टेज मतलब कोई चीज़ पोस्ट किए, या स्टेशनरी कॉपी किताब कलम वगैरह खरीदे, तो ये क्लब के लिए खर्च माना जाता है। खर्च हो तो इसका पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट में लिखेंगे बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 70 रुपया।
आ गया सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस तो खर्च है तो पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट में बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 30 रुपया। चलिए उसके बाद क्लोजिंग कैश इन हैंड है, ओपनिंग कैश इन हैंड को दिखाया था टू बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंस को, और क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी के अंतर्गत जैसे बैलेंस बीडी के अंतर्गत दो अमाउंट था, नकद कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, उसी तरह से बैलेंस सीडी में भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों होना चाहिए। जिसमें से क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया हुआ है 20 रुपया, तो लिख लेंगे कि कैश इन हैंड 20 रुपया है। अब इसको बैलेंस करेंगे, जितना रुपया घट जाएगा उसको कैश एट बैंक से शो कर देंगे। चलो डेबिट अमाउंट जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, देखो सबका सिंगल जीरो लो, जीरो, और इकाई दाई अंक जीरो, 6 है तो 6, सैकड़ा अंक 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 का 1, हासिल 1, 3 और 1 4, 4160 रुपया हो गया टोटल। 4160 में से सबको माइनस कर देंगे, जितना शेष बच जाएगा इसको लिखेंगे कैश एट बैंक। कितना रुपया शेष बचेगा, अब इसको को जोड़ करके जोड़ दो पहले और इसमें से माइनस कर दो। देखो जोड़ने पर कितना होगा, सबका देखो इकाई अंक 0 है, दाही अंक 1 7 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3, हासिल 1, जोड़ने में गलती हुआ 0, सबका इकाई अंक 0 है, दाही अंक 1 और 7 8 और 3 11, 11 और 2 13 का 3, हासिल 1, फिर सैकड़ा 0 4 और 2 6, छोड़ 1 7 और 1 बचा तो 1। अब माइनस करेंगे तो 0, 6 में 3 गया 3, 11 में 4 गया 11 में 7 गया 4, अब 3 में 1 गया 2, यानी 2430 रुपया जो है ना क्लोजिंग कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बैलेंस निकल गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन है 2 का ये, निम्नलिखित विवरण से आय व्यय खाता बनाइए। अब यहाँ आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपको रूल याद होना चाहिए। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा एंट्री करेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल आयगत आय और आयगत व्यय का ही एंट्री करेंगे, इसके अलावा पूंजीगत मत का यहाँ एंट्री नहीं होता है। अब बात करते हैं आयगत आय किसको कहेंगे, तो वह सभी आय जिनसे ना तो मेरा संपत्ति में कमी होती है और ना ही कर्ज में वृद्धि, उसको बोलेंगे आयगत आय। मतलब ये है कि आप अगर संपत्ति बेच करके अगर आपके पास पैसा आता है वो कैपिटल नेचर का हो गया, मतलब पूंजीगत प्राप्ति हो गया। यहाँ हम लोग को आयगत आय लेना है, पूंजीगत आय नहीं। तो अस्थायी संपत्ति को बेच करके जो इनकम होगा उसको हम लोग नहीं लेंगे। और पूंजी में कर्ज में वृद्धि, यानी कि अगर मान लो कि बैंक से लोन लिए तो ये क्या हुआ, आयगत आय नहीं लेंगे। फिर लाइफ मेंबरशिप ही मिल जाता है तो ये आयगत नहीं लेंगे हम लोग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल चालू वर्ष से संबंधित सभी प्रकार के आयगत आय और सभी आयगत व्यय का ही एंट्री किया जाएगा। इसमें राशि अदत्त रहे या फिर वो पेमेंट या रिसीव हो चुका है, वो सब का भी एंट्री करेंगे, लेकिन वह इनकम और एक्सपेंसेस करेंट ईयर का होना चाहिए, बाकी क्यों ना रहे। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लब का नाम नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। अगर दिया हुआ रहता तो ऑफ लगा करके उस क्लब का नाम लिखते हैं। फिर यहाँ डेट भी नहीं दिया हुआ तो इस सब को आप छोड़ सकते हैं। चलिए पहला कॉलम में इनकम है तो इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर पहले लिखेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लाभानी खाता की तरह बनता है। जिस प्रकार पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में पहले एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। सेम उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंसेस लिखना है और क्रेडिट में इनकम लिखना है। तो एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट में इनकम अमाउंट, डीआर पक्ष
CR पक्ष। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू इनकम जितना भी आयगत इनकम होगा, आय होगा, क्रेडिट में लिखेंगे। देखो पहले क्या है, फी कलेक्टेड। मान लो किसी का अगर क्लब के लिए या फिर स्कूल के लिए जो भी है, तो फी अगर मिलता है तो ये रेवेन्यू इनकम होता है, ये कोई कैपिटल नेचर है नहीं, तो इसको लिखेंगे इनकम साइड में, क्रेडिट में लिखेंगे। बाय फी कलेक्टेड लिखेंगे, फी कलेक्टेड यानी करंट ईयर में कलेक्ट हुआ, लिखा फी कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000, प्रीवियस ईयर 5,20,000। मतलब इसका ये हुआ कि टोटल पूरे साल में फी मिला है 5,20,000। 5,20,000 में तो ये 80,000 पिछले साल का है, तो हम लोग को सिर्फ करंट ईयर का लेना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का इनकम और करंट ईयर का एक्सपेंसेस लिखेंगे। इसमें ना तो कोई प्रीवियस ईयर का इनकम या एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, ना तो एडवांस ईयर का। तो अगर प्रीवियस ईयर या एडवांस ईयर का ऑलरेडी शामिल है तो उसको माइनस कर देना है। तो फी जो है टोटल कलेक्ट हुआ 5,20,000, इसमें से 80,000 प्रीवियस ईयर का, इसको माइनस कर देंगे। फिर इसके नीचे बोला है फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, मतलब करंट ईयर में इसी साल का करंट ईयर का फी बकाया है, तो करंट ईयर का बाकी है तो जोड़ देंगे इसको। चलिए देखिए पहले लिखेंगे फी कलेक्टेड, फीस कलेक्टेड, फी टोटल कलेक्ट हुआ है 5,20,000। अब इसमें बोला है 80,000 रुपया प्रीवियस ईयर का है, देखो माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 80,000, इसको माइनस कर देना है। अब बचा कितना, 0 0 12 में 8 गया 4, तो 4,40,000 रुपया बचा। अब फिर नीचे बोला है फी फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का बाकी है तो करंट ईयर का इनकम को जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 30,000 रुपया जोड़ देंगे, तो अब हो गया 4,70,000 रुपया। यानी करंट ईयर का जो फी मिला है या करंट ईयर का जो फी होगा टोटल 4,70,000 रुपया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सैलरी पेड इंक्लूडिंग 5,000 रुपया प्रीवियस ईयर 68,000। तो सैलरी पे किए तो पेमेंट में दिखाएंगे, 68,000 टोटल सैलरी पे की है, जिसमें से 5,000 पिछले साल का है, पिछले साल वाला माइनस कर देंगे। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इसी साल के अंत में फिर 3,000 रुपया बाकी रह गया, तो करंट ईयर का है, इसको जोड़ देंगे। तो पेमेंट करेंगे सैलरी, पेमेंट साइड में टू सैलरी पेड, सैलरी टोटल पेमेंट हुआ है 68,000 रुपया का, 68,000 इसमें से बोला है 5,000 प्रीवियस ईयर का है, माइनस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, 5,000 तो प्रीवियस ईयर का पिछले साल का, माइनस कर देंगे। तो इस साल जो है ना 63,000 रुपया पेमेंट हो चुका है सैलरी। अब बाकी बोला है कि 3,000 रुपया बाकी रह गया, तो इसी साल का खर्च है सैलरी, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 3,000 रुपया, इसको जोड़ देंगे, 66,000 रुपया का टोटल सैलरी हो गया। आगे है इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक्सपेंसेस है तो आयगत खर्च है, इसको लिखेंगे यहाँ टू इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 8,000 रुपया। फिर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस खर्च है, लिखेंगे डेबिट में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 25,000 रुपया। फिर मीटिंग एक्सपेंसेस खर्चा है, डेबिट में लिखेंगे टू मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000 रुपया। फिर आगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खर्च है, लिखेंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 7,000 रुपया। फिर आगे परचेज ऑफ, यहाँ देखो परचेज ऑफ बुक खरीदना ये पूंजीगत खर्च होता है, इसको नहीं लिखेंगे बुक खरीदना। एंड पीरियडिकल्स इंक्लूडिंग 31,000 फॉर बुक 40,000, मतलब बुक और पाक्षियों का टोटल खर्च किया 40,000, बुक और पाक्षी मिला करके खर्च किया 40,000, तो बुक खरीदना खर्च नहीं है। जबकि पाक्षियों मतलब उनसे संबंधित बुक से स्टेशनरी टाइप का होता है ये, तो उसको टोटल बुक और पाक्षी पीरियडिकल्स मिला करके 40,000 रुपया का खरीदा है। 40,000 में बुक खरीदना खर्च नहीं है, तो बुक का दाम 31,000 है, माइनस कर देंगे। तो 40,000 में 31,000 माइनस करके 9,000 रुपया अब इसको खर्च मानना है।
बुक खरीदना खर्च नहीं है, इसको माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे टू, हम लोग को सिर्फ लिखना है टू परचेज ऑफ प्रीडिकल्स, इसी को लिखना है, बुक वाला माइनस कर देंगे। टू परचेज ऑफ प्रीडिकल्स टोटल 40,000 रुपया का खरीदा था, इसमें से 31,000 रुपया तो बुक का है, माइनस कर दो, 9,000 रुपया लिखेंगे एक्सपेंडिचर में। चलिए रेंट पेड खर्च है लिखेंगे पेमेंट में, टू रेंट पे किए 15,000 रुपया लिखेंगे खर्च में। आगे है पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीफोन, ये खर्चा है, इसको लिखना है 6,000 रुपया, 6,000। उसके बाद आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब खरीदना खर्च होता है, स्टेशनरी 18,000 रुपये का। उसके बाद आगे डोनेशन रिसीव, डोनेशन मिलेगा, ये इनकम है, एक्सपेंड इनकम में लिखेंगे बाय। हाँ डोनेशन के लिए चीज़ देख लेना, अगर मान लो कि डोनेशन का अमाउंट सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक, तो उसको मान लेंगे स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन कैपिटल नेचर का होता है, उसको नहीं एंट्री करेंगे। यहाँ देखो डोनेशन का अमाउंट कम है, सबसे अमाउंट कितना है बड़ा, 5,20,000। अगर मान लो कि 5,20,000 डोनेशन का ही अमाउंट हो जाता तो क्या करते हैं हम लोग, डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो स्पेशल डोनेशन माना जाता है। फिलहाल डोनेशन का अमाउंट कम है, इसको जर्नल डोनेशन मान करके इसका एंट्री करेंगे इनकम में। डोनेशन 25,000, और तो कुछ है नहीं, अब इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस करेंगे तो इनका क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा होगा, जोड़ देंगे टोटल, तो 4,95,000 हो जाएगा। 4,95,000 में से माइनस करेंगे, जो शेष बचेगा, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब सरप्लस, इसी को बोलेंगे इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम जो है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा। चलिए इसको सरप्लस भी बोलते हैं हम लोग। अब इस सबको माइनस कर देंगे, माइनस करने पर देखो माइनस कैसे करेंगे, तो टोटल मेरा कितना है 4,95,000, यहाँ लिख देंगे 4,95,000। अब इसमें से ये सब माइनस कर दो, देखो सबका जीरो जीरो, इकाई अंक क्या है, सबका जीरो है, जीरो। अब दाही अंक लेंगे, सबका क्या है, जीरो है, सेकरांक जीरो, सबका जीरो है, ठीक। अब उसके 1,000 वाला अंक 6 और 8, 8 से 14, 14 और 5 19, 19 और 8 9 17, 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 9 43, 43 और 5 48, 48 और 6 54, 54 और 8 62, 62 का 2 हाथ में रहा क्या 6। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 6 2 8 1 9 9 1 10 1 11 11 और 6 11 और 6 17, माइनस करने पर 0, 5 में 2 गया 3, फिर 9 9 में 7 गया 2, 4 में 1 गया 3, तो 3,23,000 रुपया हो गया सरप्लस का अमाउंट, 3,23,000। इसी तरह से इसको बैलेंस कर लेना। चलो इसको मिटा देना, इसको नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना हुआ, ये आपको कॉपी का रफ में लास्ट वाला पेज में कहीं कर लेना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।